स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, ये समझने के लिए कि किसी देश में, और खासकर भारत जैसे देश में, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, राष्ट्रवाद, मतलब अपने देश से जुड़ाव की भावना, ये पनपती कैसे है, फैलती कैसे है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत अहम दौर, खासकर 1920 के दशक और उसके बाद की कहानी बताती है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोच, अलग अलग आंदोलन और लोग सब एक साझा दुश्मन यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए। भले ही उनके रास्ते और सपने शायद अलग अलग थे। जोड़ा। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मतलब जहां एकता की कोशिशें थीं, वहीं अंदरूनी टकराव भी थे, और ये सब मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को काफी जटिल बनाते हैं। आज हम उन्हीं खास पड़ावों और विचारों पर गौर करेंगे जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ल तय की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना कैसे पैदा हुई। और आपने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह पहला विश्व युद्ध था, तो उसने हालात कैसे बदले? हाँ, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजी सरकार का जो रक्षा खर्च था वो आसमान छू गया। अच्छा। अब इसकी भरपाई के लिए भारी कर्जे लिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए, जैसे सीमा शुल्क बढ़ा दिया, और पहली बार इनकम टैक्स भी लगाया गया। और इसका बोझ तो फिर सीधा आम आदमी पर पड़ा होगा। बिल्कुल। हाँ। युद्ध के सालों में आप देखिए, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? हाँ, और ऊपर से गांव में नौजवानों की सेना में जबरन भर्ती, स्रोत में इसे जबरन भर्ती कहा गया है, उससे लोगों में भारी गुस्सा था। इसी बीच 1918-19 और 1920-21 में फसलें भी खराब हो गई, खाने की किल्लत हुई, और साथ में फ्लू महामारी फैल गई। हाँ, ये तो बहुत बुरा दौर था। बहुत बुरा। एक अंदाजा है, जैसा 1921 की जनगणना बताती है, कि अकाल और महामारी से करीब 120 से 130 लाख लोगों की जान चली गई। लोगों को उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो मुश्किलें कम होंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसी निराशा भरे माहौल में, जैसा आपने कहा, एक नए नेता का आगमन हुआ, महात्मा गांधी। बिल्कुल। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और वो अपने साथ संघर्ष का एक नया तरीका, एक नया हथियार लाए थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह, ये क्या था? मतलब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया था? देखिए, सत्याग्रह का जो मूल विचार था वो था सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको शारीरिक बल की, मतलब हिंसा की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप अहिंसा के सहारे सामने वाले की उत्पीड़क की चेतना को झिंझोड़कर उसे सत्य स्वीकार करने पर मजबूर कर सकते हैं। गांधी जी इसे कमजोरों का नहीं बल्कि आत्मबल का हथियार मानते थे। उन्हें यकीन था कि अहिंसा का यही धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और भारत आकर उन्होंने इसे आजमाया भी, जैसे स्रोत बताते हैं चंपारण, खेड़ा। हाँ, बिल्कुल। 1917 में बिहार के चंपारण गए, वहां दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को प्रेरित किया। फिर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में जब फसल खराब हो गई थी, तो लगान माफी के लिए किसानों का साथ दिया। और 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए आंदोलन किया। ये उनकी शुरुआती सफलताएं थी भारत में। तो इन्हीं सफलताओं से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का फैसला किया। ये एक्ट क्या था जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया? रॉलेट एक्ट असल में एक बहुत ही दमनकारी कानून था। भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, पर अंग्रेजों ने इसे जल्दबाजी में पास कर दिया। इस कानून ने सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी थीं। वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचल सकती थीं और किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। 2 साल बिना मुकदमे के? हाँ, गांधी जी इसके खिलाफ थे। वो एक अहिंसक नागरिक अवज्ञा चाहते थे, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल से होनी थी। और इसका असर दिखा? हाँ, शहरों में रैलियां हुई, जुलूस निकले, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों ने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद हो गईं। सरकार थोड़ी घबरा गई और उन्होंने दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में कई स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी गई। और फिर अमृतसर में ही 10 अप्रैल को? हाँ, 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी।
इससे लोग भड़क गए। उन्होंने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। माहौल बहुत बिगड़ गया। तो फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और कमांड जनरल डायर ने संभाल ली। और यहीं से पृष्ठभूमि तैयार हुई जलियांवाला बाग की। बिल्कुल। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। कुछ लोग तो सालाना बैसाखी मेले में शामिल होने आए थे और कुछ सरकार की नीतियों का, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। बहुत से लोग आसपास के गांवों से आए थे। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तभी जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने के जो रास्ते थे वो बंद करवा दिए और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। भयानक। उसका मकसद क्या था ऐसा करने का? डायर ने बाद में खुद कहा था कि वो सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, मतलब डराना चाहता था। इस नरसंहार की खबर जब फैली होगी तो क्या हुआ? खबर फैलते ही पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें हुई, पुलिस से मोर्चे लिए गए, सरकारी इमारतों में हमले हुए। सरकार ने भी निर्ममता से इसे कुचला। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने, घिसट कर चलने, साहेबों को सलाम करने पर मजबूर किया गया। कोड़े मारे गए। कुछ गांवों पर तो बम भी बरसाए गए। बम बरसाए गए? हाँ, जैसे गुजरानवाला पंजाब में। इतनी हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो रॉलेट सत्याग्रह एक तरह से शहरों तक ही सीमित रहा। जी को ये महसूस हुआ कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा असरदार आंदोलन चलाना है तो पूरे भारत में ज्यादा जनाधार चाहिए और उसके लिए हिंदू और मुसलमानों का साथ आना बहुत जरूरी है। उन्हें लगा कि खिलाफत का मुद्दा इसके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। खिलाफत, ये क्या मामला था? इसका भारत की आजादी से क्या लेना देना? देखिए, पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की हार चुका था और जो ऑटोमन सम्राट थे उन्हें इस्लामी दुनिया अपना आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा मानती थी। अच्छा। अब अफवाह ये थी कि हार के बाद अंग्रेज खलीफा पर एक बहुत सख्त और अपमानजनक शांति संधि थोपने वाले हैं। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। इसमें कौन लोग थे? इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा मुस्लिम नेता काफी सक्रिय थे। उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और इस मुद्दे पर एक संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना पर चर्चा शुरू की। तो गांधी जी को इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर दिखा। उन्हें लगा कि अगर हिंदू खिलाफत के सवाल पर मुसलमानों का साथ दें तो मुसलमान भी स्वराज के आंदोलन में साथ आएंगे। जी। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाए और साथ ही स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। असहयोग क्यों? इसका क्या तर्क था? गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी उसमें ये विचार रखा था। उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और उन्हीं के सहयोग से चल पा रहा है। दिलचस्प। तो अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ये उनका मूल विचार था। तो असहयोग आंदोलन का प्लान क्या था? मतलब लोगों को करना क्या था? ये एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना था। पहला कदम था कि लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दें, फिर सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और खास तौर पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। बहिष्कार मतलब पूरी तरह से त्याग देना। हाँ, बिल्कुल। और गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो फिर एक व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जा सकता है, मतलब और आगे बढ़कर कानून तोड़ने का कार्यक्रम। लेकिन क्या कांग्रेस में सब लोग इस आइडिया से सहमत थे? कोई हिचकिचाहट नहीं थी? हिचकिचाहट तो थी। कांग्रेस के भीतर ही इसे लेकर काफी आशंकाएं थीं। कुछ नेता नवंबर 1920 में होने वाले परिषद चुनावों का बहिष्कार करने में हिचक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं आंदोलन हिंसक न हो जाए। अच्छा। काफी बहस चली, लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर मुहर लग गई। तो जनवरी 1921 से ही आंदोलन शुरू हुआ। इसमें कौन-कौन से सामाजिक समूह शामिल हुए और क्या सबके लिए स्वराज का मतलब एक ही था? आंदोलन की शुरुआत तो शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से हुई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। चुनावों का क्या हुआ?
मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, जो गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। उन्हें लगा कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए उन्होंने बहिष्कार नहीं किया। और आर्थिक मोर्चे पर क्या असर पड़ा इसका? आर्थिक मोर्चे पर असर ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का जमकर बहिष्कार हुआ। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब? पिकेटिंग मतलब किसी दुकान या फैक्ट्री के सामने खड़े होकर लोगों को अंदर जाने से रोकना, एक तरह का प्रदर्शन। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आंकड़े बताते हैं कि 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा रह गया। कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बाप रे, काफी बड़ा असर। हाँ, बहुत से व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन फिर ये आंदोलन शहरों में धीमा क्यों पड़ गया? उसकी कई वजहें थीं। एक तो खादी का कपड़ा अक्सर मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था और गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। हाँ, ये बात तो है। दूसरी बात, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या तो पैदा हुई, पर इस आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों की जगह उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन ये वैकल्पिक संस्थान बहुत धीमी गति से स्थापित हो रहे थे। तो फिर विद्यार्थी और शिक्षक वापस सरकारी स्कूलों कॉलेजों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अच्छा, ये तो हुई शहरों की बात। जी। शहरों से बाहर देहातों में, ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा था? वहां आंदोलन कैसे फैला? देहातों में इस आंदोलन की धाराएं अलग अलग थीं। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर? वो कौन होते थे? गिरमिटिया मजदूर मतलब वो भारतीय मजदूर जिन्हें अंग्रेज अनुबंध यानी अग्रीमेंट के तहत फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज जैसी जगहों पर बागानों में काम करने ले गए थे। तो बाबा रामचंद्र वहां से लौटे थे और यहाँ अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, किसके खिलाफ था ये आंदोलन? ये आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से बहुत भारी लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार मतलब बिना पैसे के काम? हाँ, बिना किसी पारिश्रमिक के जमींदारों के लिए काम करना। तो किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और जो दमनकारी जमींदार हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। सामाजिक बहिष्कार कैसे? उन्होंने नारी धोबी बंद का आयोजन किया। मतलब पंचायतों ने तय किया कि जमींदारों को नाई और धोबी की सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन कर लिया। कांग्रेस ने कोशिश तो की कि अवध के किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन किसानों के आंदोलन में अक्सर ऐसे स्वरूप विकसित हुए जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत से स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। मतलब महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे। अच्छा, और आदिवासी इलाकों का क्या वहां भी आंदोलन पहुंचा? हाँ बिल्कुल, जैसे आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन क्यों? यहाँ अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग न तो मवेशी चरा सकते थे, न ही जलाने के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ी लोग बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि न केवल उनकी रोजी रोटी छिन रही है, बल्कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। और फिर जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व एक दिलचस्प व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। राजू दावा करते थे कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थीं।
राजू से चमत्कृत होकर विद्रोही उन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। क्या वो गांधी जी से प्रभावित थे? हाँ, राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। वो कहते थे कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया, लेकिन साथ ही उनका मानना था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। हाँ, गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, पर तब तक वो अपने इलाके के लोकनायक बन चुके थे। और असम के चाय बागानों में मजदूरों की क्या स्थिति थी? असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो उन चार दीवारियों से, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था, जब चाहे आ जा सके और अपने गांवों से संपर्क रख पाए। क्या उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी? ने 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और ये इजाजत उन्हें शायद ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल दिए। उन्हें क्या लगा था? उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। तो ये साफ है कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने स्वराज का मतलब अपनी जरूरतों और मुश्किलों के हिसाब से निकाला। बिल्कुल, उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर या स्वतंत्र भारत के नारे लगाकर अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराया, और एक तरह से वो एक ऐसे आंदोलन से भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे जो उनके इलाके की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था, एक अखिल भारतीय आंदोलन। पर ये असहयोग आंदोलन इतनी सारी धाराओं के बावजूद अचानक बंद क्यों हो गया? फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम की जगह पर एक घटना हुई। बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। ओहो! इस हिंसा की खबर सुनकर गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को अभी व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, इससे पहले कि वो किसी बड़े जन संघर्ष के लिए तैयार हों। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? क्या आंदोलन पूरी तरह थम गया? नहीं, पूरी तरह नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही अब कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषदों का गठन हुआ था, उनके चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। क्यों? चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे? उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं हैं। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, वो ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। मतलब वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए थी। इसी दौरान 1920 के दशक के अंत में दो और चीजों ने भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदली, है ना? एक तो आर्थिक मंदी। हाँ बिल्कुल। पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। किसानों के लिए अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। और दूसरा कारक? दूसरा था साइमन कमीशन। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसका काम था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। अच्छा, ये तो अजीब बात है। हाँ, तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी? हाँ, उन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ किया?
हाँ, वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में इस विरोध को शांत करने के लिए भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमाल सा ऐलान कर दिया। पर ये नहीं बताया कि ये कब मिलेगा। और साथ ही भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की बात कही। लेकिन क्या इससे कांग्रेस के नेता संतुष्ट हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो तेज तर्रार खेमा था, वो इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं था। तो फिर दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। क्यों? क्या खास हुआ इसमें? इसमें पूर्ण स्वराज यानी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और ये भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो तय हो गया, पर अब सवाल था कि इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए, आम लोगों को इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए। महात्मा गांधी को इसका रास्ता मिला नमक में। नमक? हाँ, नमक। उन्हें लगा कि नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है जो पूरे देश को एकजुट कर सकता है, क्योंकि नमक कुछ ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल अमीर और गरीब सभी समान रूप से करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था और नमक पर टैक्स और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी, गांधी जी ने इसे ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। तो उन्होंने नमक कानून को निशाना बनाने का फैसला किया? बिल्कुल। पहले उन्होंने 21 जनवरी 1930 को वाइसराय इरविन को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें कुछ सामान्य हित की मांगें थीं, कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी मांगें थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने के बारे में। और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया। हाँ, उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। और फिर शुरू हुई वो प्रसिद्ध दांडी यात्रा। हाँ, महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए 78 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती में उनके आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नाम के गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। 240 किलोमीटर पैदल? हाँ, 24 दिन तक वो चले, रोज लगभग 10 मील का सफर तय करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें, यानी उनकी बात न माने। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। ये कानून का उल्लंघन था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ, यहीं से। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया था। अच्छा। देश के अलग अलग भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इस बार? सरकार ने फिर से दमन का रास्ता अपनाया। कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जाने लगा। अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। पेशावर में हिंसक प्रदर्शन हुए। महीने बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक मानी जाने वाली इमारतों, पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। यानी हिंसा भड़की। हाँ, भयभीत सरकार में निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसी बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ। हाँ, जब हालात बहुत बिगड़ गए तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं।
इसके तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति जता दी और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। लेकिन क्या लंदन में बात बनी? नहीं, दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, पर बातचीत बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया? भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ गई थी। तो इस बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें अलग अलग सामाजिक समूहों ने क्यों हिस्सा लिया? उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे? हाँ, ये देखना जरूरी है। जैसे देश के संपन्न किसान समुदाय, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। वो व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे, इसलिए व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। सरकारी लगान चुकाना उनके लिए नामुमकिन हो गया था, तो उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब आंदोलन वापस हुआ, हाँ, जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। नतीजतन जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। और गरीब किसानों का क्या? गरीब किसान सिर्फ लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। वो चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना पड़ता था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रैडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। कांग्रेस का क्या रुख था? अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के डर से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में अक्सर हिचकिचाती थी। इसी वजह से गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग, उद्योगपतियों का क्या? पहला विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। वो अपनी कारोबारी गतिविधियों पर औपनिवेशिक नीतियों की वजह से जो रुकावटें थीं, उनका विरोध करते थे। वो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आए। तो उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। अपने हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फिक्की का गठन किया था। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद उनका उत्साह मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का डर था और वो लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। और औद्योगिक श्रमिक वर्ग, क्या उन्होंने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया? औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से कुछ छिटकते गए। फिर भी कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़तालें हुईं। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस ने मजदूरों की मांगों को कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को शामिल करने में हिचकिचा रही थी। उसे लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। महिलाओं की भूमिका कैसी रही इस आंदोलन में? इस बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया।
गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं। ये कौन सी महिलाएं थीं? शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। ऐसा क्यों? गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसने लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में भी किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतिभात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि समाज के सभी सामाजिक समूह स्वराज की इस अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे? जैसे अछूत कहे जाने वाले वर्ग का क्या? हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद से वो खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी, सवर्ण हिंदू, सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन गांधी जी का क्या विचार था? गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन क्या दलित नेता इससे सहमत थे? नहीं, बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने खुद को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, ताकि विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका तर्क क्या था? उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, जहां उनका संगठन काफी मजबूत था। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी क्यों विरोध कर रहे थे? उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उसके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इस पैक्ट में क्या तय हुआ? इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के रूप में जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। और भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों का क्या रुख था? क्या उन्होंने सविनय अवज्ञा के प्रति उत्साह दिखाया? नहीं, उन्होंने भी आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटावा महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। इसका नतीजा? जैसे जैसे हिंदू मुसलमान संबंध खराब होते गए, दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक टकराव और दंगे होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। क्या कोई समझौते की कोशिश नहीं हुई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे बड़ी मतभेद की वजह थी भविष्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का सवाल। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों
जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ने को तैयार हैं। तो फिर बात क्यों नहीं बनी? प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित हुए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, हाँ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय तक समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमान किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। सर मोहम्मद इकबाल ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। हाँ, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के तौर पर बोलते हुए सर मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिम टकराव को देखते हुए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर फिर से जोर दिया था। उन्हें लगता था कि ये उनकी राजनीतिक पहचान और हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। तो ये साफ है कि आज़ादी की ये लड़ाई जितनी एकता की कहानी है, उतनी ही अंदरूनी मतभेदों और अलग-अलग आकांक्षाओं की भी कहानी है। लेकिन फिर भी लोगों में ये सामूहिक अपनेपन का भाव, ये हम एक राष्ट्र हैं वाली भावना कैसे पैदा हुई? वो कौन सी चीज़ थी जो सबको जोड़ रही थी? देखिए, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। ये भावना संयुक्त संघर्षों के चलते तो पैदा होती ही है। हाँ, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। बिल्कुल, लेकिन साथ ही बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक, इन सब ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जैसे भारत माता की छवि। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। राष्ट्र की पहचान को अक्सर किसी तस्वीर में अंकित किया जाता है। इससे लोगों को राष्ट्र को पहचानने में मदद मिलती है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। ये छवि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया और ये गीत काफी लोकप्रिय हुआ। हाँ, स्वदेशी आंदोलन में ये गीत खूब गाया गया। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वो शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा, तो अलग अलग कलाकार ये तस्वीर अलग अलग तरह से बनाने लगे। भारत माता की विविध छवियां सामने आई। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। और लोक कथाओं, लोक गीतों का क्या रोल रहा? राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कथाएं हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। जैसे बंगाल में टैगोर ने और दक्षिण में? हाँ, बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। मद्रास में नटेसा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। चिन्हों और प्रतीकों का भी महत्व था, जैसे झंडा। बिल्कुल। जैसे जैसे आंदोलन विकसित हुआ, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा
हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 कमल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। वो कैसा था? ये भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था और इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। और इतिहास की पुनर्व्याख्या, मतलब इतिहास को अलग नजरिए से देखना। वह और असभ्य मानते थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारतीय ये लिखने लगे कि हमारा अतीत महान था। उन्होंने भारत की महान उपलब्धियों की खोज शुरू की। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। तो उनका कहना था कि पहले हम महान थे, फिर पतन हुआ। हाँ, उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। तो इस राष्ट्रवादी इतिहास ने पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। लेकिन इन कोशिशों में भी, जैसा आपने पहले कहा, कुछ समस्याएं थी। हाँ, समस्या ये थी कि अतीत का जो गौरवगान किया जा रहा था वो अक्सर हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग कई बार अलग-थलग महसूस करने लगते थे। और आखिर में अगर हम संक्षेप में बात करें, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, क्रिप्स मिशन की असफलता और दूसरे विश्व युद्ध से जो स्थितियां पैदा हुई थीं, उससे असंतोष और बढ़ा। तो गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह भारत छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया। ये एक बहुत व्यापक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। देश के बहुत सारे हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया गया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, जुलूस निकले। छात्र, मजदूर, किसान सभी इसमें शामिल थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेता थे और मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, रमा देवी जैसी बहुत सी महिलाएं भी सक्रिय थीं। अंग्रेजों ने इसके जवाब में अत्यधिक बल प्रयोग किया, लेकिन इसे दबाने में उन्हें साल भर से ज्यादा वक्त लग गया। तो हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का उभार एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। ये एक जटिल प्रक्रिया थी। अलग अलग समूह और वर्ग अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक साझा लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, जो उनके बीच पनपते गुस्से से एकजुट हुए थे। बिल्कुल। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन विभिन्न समूहों के असंतोष और उनकी परेशानियों को एक संगठित आंदोलन में पिरोने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश की, लेकिन जैसा हमने देखा, इस एकता में टकराव बिंदु भी निहित थे। हाँ, हर वर्ग और समूह की अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थीं। उपनिवेशी शासन से मुक्ति का अर्थ भी सबके लिए अलग अलग था। सही बात है। कांग्रेस ने इन मतभेदों को हल करने और ये सुनिश्चित करने की हमेशा कोशिश की कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव और अंदरूनी टकराव भी देखने को मिलते थे। संक्षेप में कहें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का एक पुंज था। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि कोई भी राष्ट्र, खासकर जब वो अपनी पहचान गढ़ रहा हो, अपनी इतनी सारी विभिन्न आवाजों और आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाता है। एकता के सूत्र में सबको पिरोते हुए विविधता का सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। ये सवाल शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल।